हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेन एंड मार्टिन की बुक सेकंड पार्ट फर्स्ट का एडजेक्टिव क्लॉजेस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर आपके पास रेन एंड मार्टिन की बुक है तो रेन एंड मार्टिन की बुक में आप पार्ट फर्स्ट का जो बुक सेकंड का पार्ट फर्स्ट है उसमें एडजेक्टिव क्लॉज की जो एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 27, उसे देख लें। उसी एक्सरसाइज को मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया है, तो आप एक्सरसाइज को देख लें, या आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें ध्यान से देखें तो आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो इसमें ये पूछ क्या रहा है, कह रहा है पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल व्हाट नाउन और प्रोनाउन ईच क्वालिफाइज। ये जो आपके सामने 20 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनमें क्या करना है आपको कि ये बताना है कि इनमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, और अगर एडजेक्टिव क्लॉज है तो वो किस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो किस तरह से करेगा, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी सेंटेंसेस हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्लॉज पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिस सेंटेंस में फाइंड आउट करना है हमको, उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद उस सेंटेंस से मेन क्लॉज को अलग कर लेंगे, और जैसे ही हम मेन क्लॉज को अलग करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। या उसमें एक से अधिक क्लॉजेस हैं तो हम उसको पढ़कर मेन क्लॉज को अलग कर लेंगे, और मेन क्लॉज के हिसाब से फिर आगे जो क्लॉजेस हैं उनको देख लेंगे कि कौन कौन सी क्लॉजेस उसमें आ रही हैं। तो मेन क्लॉज तो शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर जो फर्स्ट है, इसमें इसमें पूछा गया है कि सेंटेंस नंबर जो फर्स्ट है इसको देख लेते हैं पहले। इसमें पूछा गया है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो ये जो सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसे क्या करें, इसमें देख ले कि मेन क्लॉज क्या है। तो मेन क्लॉज क्या हो जाएगी, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। इसके बाद बचता है हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। तो जो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब है ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। अब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, जिसकी जो फ्लीस थी, जो फर थे, जो रोए थे, वो किसकी तरह थे, वाइट एज स्नो, यानी बर्फ़ की तरह वो सफ़ेद थे, वाइट थे। तो ये जो बात बताई जा रही है कि जिसके फ्लीस बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, वो किसके विषय में बताया जा रहा है, तो वो बताया जा रहा है किसके, लिटिल लैम्ब, जो लिटिल लैम्ब है हमारा, इसके विषय में। यानी ये जो हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके विषय में कुछ ऐड कर रहा है, तो वो नाउन जो यहाँ पे लैम्ब है उसके विषय में ऐड कर रहा है। तो इस तरह से मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब इस सेंटेंस में मेन क्लॉज हो गई, एंड हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, जो कि ऐड कर रहा है नाउन के विषय में। तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। द लेटर ब्रॉट मनी विच वाज बैडली नीडेड। तो इस सेंटेंस में मेन क्लॉज अगर देखें तो द लेटर ब्रॉट मनी, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। इसके बाद विच वाज बैडली नीडेड, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ें तो ये सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि द लेटर ब्रॉट मनी, यानी जो लेटर था उससे हमको क्या मिले, पैसे मिले, और ये जो पैसे हैं विच वाज बैडली नीडेड, जिनकी हमें सख्त ज़रूरत थी, यानी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। तो विच वाज बैडली नीडेड का मतलब क्या हो गया कि जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत किनकी थी, तो पैसों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यानी यहाँ पे जो बात बताई जा रही है विच वाज बैडली नीडेड, ये किसके विषय में कहा जा रहा है, मनी के विषय में कहा जा रहा है। तो मनी एक नाउन हो गया, और मनी के बाद जो इसमें सेंटेंस है आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये किसके विषय में कुछ बता रहा है, तो मनी के विषय में बता रहा है। इसके बाद सेंटेंस नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3।
द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर। इस सेंटेंस में अगर मेन क्लॉज को अलग करें तो मेन क्लॉज क्या हो जाएगी, द हाउस बिलोंग्स टू माई फादर, ये हमारी मेन क्लॉज हो जाएगी। इसके बाद बचता है दैट आई लिव इन, तो दैट आई लिव इन हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। अब अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखें तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉजेस 3 तरह की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो ये किस तरह की क्लॉज हो जाएगी, तो अगर नाउन के विषय में कुछ ऐड कर रही है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो जिसमें कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट भी है, अगर वो नाउन के विषय में कुछ ऐड कर रहा है तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाएगा। तो देख लेते हैं नाउन के विषय में ऐड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है द हाउस दैट आई लिव इन बिलोंग्स टू माई फादर, तो द हाउस बिलोंग्स टू माई फादर तो मेन क्लॉज हो गई। अब आगे जो कहा जा रहा है जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं रहता हूँ, तो ये जो बोल रहा है जिसमें मैं रहता हूँ, तो ये किसके विषय में बोल रहा है, किसमें वो रहता था, तो जो हाउस की बात कर रहा है वहाँ पे, कैसा घर जिसमें मैं रहता हूँ। तो एडजेक्टिव क्लॉज पता करने के लिए ये पता करना कि जो आगे यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस में ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं, जैसे दैट आई लिव इन एडजेक्टिव क्लॉज है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम ये देख लें कि इस नाउन के लिए आया है कि नहीं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, नाउन से क्वेश्चन कर लेंगे नाउन कैसा है। तो या हम ये देख लेंगे सेंटेंस में कि नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है या नाउन कैसा है, तो हमें एडजेक्टिव क्लॉज पता चल जाएगी। जैसे कैसा घर, तो कैसा घर जिसमें मैं रहता हूँ, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसके बाद है आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। मोनार्क का मतलब क्या होता है, मोनार्क का मतलब होता है किंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, तो ये जो सेंटेंस आया हुआ है ये हमारा क्या है, ये किसी के द्वारा कही गई एक कोटेशन है जिसे यहाँ रखा गया है, और ये रिलेटेड जो है हमारा वो लिटरेचर से है। और ये जो है अलेक्जेंडर सेल्रिक है, अलेक्जेंडर सेल्किर्क हैं, उनका जो है ये कोटेशन है। और अगर पूरा कोटेशन देखा जाए तो वो है आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे माई राइट देयर इज़ नन टू डिस्प्यूट। इस तरह का ये कुछ इनका कोटेशन है, उसी से ये लाइन ले ली गई है। तो हमें यहाँ पे कुल मिला के ये देखना है कि इसमें जो सेंटेंस है उसमें मेन क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो इसमें मेन क्लॉज अगर देखें तो आई एम मोनार्क ऑफ ऑल, तो ये हमारी मेन क्लॉज हो जाएगी। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल हमारी मेन क्लॉज हो जाएगी। उसके बाद जो बचता है आई सर्वे, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती हैं उनमें तो किसी तरह का सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोई ऐसा कनेक्टिंग वर्ड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराए वो होना चाहिए, वो तो यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस कराने वाला जो कनेक्टिंग वर्ड्स होता है कभी कभी उसे ओमिट कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, सेंटेंस में उसे स्किप कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ है। अगर एक्चुअली इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता था आई एम मोनार्क ऑफ ऑल दैट आई सर्वे। यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे दैट को हम ऐड कर सकते थे, दैट आई सर्वे। तो अगर दैट आई सर्वे यहाँ पे हो जाता तो हमको बात सीधे सीधे समझ में आ जाती कि दैट आई सर्वे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है ऑल को। आई एम मोनार्क ऑफ ऑल, मैं जो है उन सभी का राजा हूँ, दैट आई सर्वे जिनका मैंने सर्वे किया। तो ऑल को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है कौन, दैट आई सर्वे। तो ये हमारा दैट आई सर्वे इस सेंटेंस में इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब इसकी एक्चुअल मीनिंग तो कुछ और निकलती है, यहाँ मैंने इसका क्या है कि वर्ड जो है उससे उसके हिसाब से मीनिंग निकाली, क्योंकि ये कोटेशन है तो इसकी एक्चुअल मीनिंग तो कुछ और ही निकल रही है। और इसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 5, आई हैव अ लिटिल शैडो विच गोज इन एंड आउट विद मी। तो इसमें मेन क्लॉज क्या है, आई हैव अ लिटिल शैडो, और
विच गोज इन आउट एंड इन एंड आउट विद मी, ये जो है हमारी विच गोज इन एंड आउट विद मी, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अब ये किसको क्वालिफाई कर रही है, तो ये कह रहा है सेंटेंस कि आई हैव अ लिटिल शैडो, यानी मेरी जो है एक लिटिल शैडो है, और वो लिटिल शैडो कैसी है, विच गोज इन एंड आउट विद मी, और वो लिटिल शैडो मेरे साथ चाहे मैं जहाँ पे जाऊँ वो मेरे साथ जाती है। तो यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है विच गोज इन एंड आउट विद मी, ये किसके विषय में कही जा रही है, तो ये शैडो के विषय में कही जा रही है। मतलब ये जो वाली क्लॉज है सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये ऐड किसके विषय में मीनिंग कर रही है, शैडो के विषय में। तो जो क्लॉज नाउन के विषय में कुछ ऐड करेगी उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, तो इसलिए ये हमारी किस तरह की क्लॉज हो गई, एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क। इस सेंटेंस में मेन क्लॉज क्या है, द डॉग डज नॉट बार्क, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। और एक यहाँ पे है दैट बाइट्स, तो दैट बाइट्स क्या हो गया, हमारा एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। और किस तरह की सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई, तो ये बता रहा है डॉग के विषय में, यानी क्वालिफाई किसे कर रहा है, नाउन डॉग को, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इस तरह से दैट बाइट्स हमारा इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और द डॉग डज नॉट बार्क मेन क्लॉज हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। तो मेन क्लॉज इसमें क्या हो गई, ही टेल्स अ टेल एंड दैट साउंड्स अनट्रू, ये हमारी इस सेंटेंस में क्या हो गई, सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है तो किस तरह की सबॉर्डिनेट क्लॉज है इसको भी देख लेते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर पढ़ें तो ये कह रहा है ही टेल्स अ टेल, वो एक टेल कहता है, वो एक कहानी कहता है, दैट साउंड्स अनट्रू, और वो कहानी हमें कैसे प्रतीत होती है, वो लगती है बिल्कुल गलत। तो जो गलत लगती है, जो गलत समझ में आती है, तो क्या गलत समझ में आती है हमको, तो ये टेल की बात हो रही है कि जो कहानी कही जा रही है वो गलत समझ में आती है। मतलब दैट साउंड्स अनट्रू हमारा फिर किस तरह का क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, एंड दिस एडजेक्टिव क्लॉज इज क्वालिफाइंग द नाउन टेल। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, तो ये सेंटेंस में मेन क्लॉज जो होगी वो क्या हो जाएगी, इट्स एन इल विंड, ये हमारी मेन क्लॉज हो जाएगी। अब बाकी जो बचा इस सेंटेंस में दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। अब अगर सबॉर्डिनेट क्लॉज है तो किस तरह की क्लॉज है, तो पहले ये देख लेंगे, जो सेंटेंस है इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, ये भी सेंटेंस जो है, ये वाला सेंटेंस भी आपका सीधे लिटरेचर से लिया गया है, और इसकी जो मीनिंग वो एक्चुअल मीनिंग है, जो एक्चुअल सेंस है इस सेंटेंस का, वो क्या है कि कोई भी बुरी परिस्थिति या कुछ भी अगर बुरा घटित होता है हमारे साथ, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा रिजल्ट भी निकल के आता है। वी कैन से दैट चेंज इज़ इनएविटेबल, परिवर्तन जो है वो होता ही है, वो स्टेबल नहीं रहता, यानी चीज़ें बदलती हैं। तो इसमें कुल मिला के हमको देखना ये था कि इसमें दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, इस सेंटेंस में किस तरह की क्लॉज है। तो दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, ये क्वालिफाई कर रहा है विंड को। तो इट्स एन इल विंड, यहाँ पे ये इल विंड जो है, ये इल विंड का मतलब हो गया कि जो बुरी परिस्थिति हमारे सामने होती है वो, दैट ब्लोज नो बडी एनी गुड, तो ये विंड को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेन ऑल बट ही हैड फ्लेड। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेन ऑल बट ही हैड फ्लेड। अब देखिए जो ये वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये सेंटेंस भी लिटरेचर से ही लिया गया है। अब ये सेंटेंस के विषय में मैं थोड़ा सा बता दूं कि होता क्या है कि 1798 के आसपास नील नाम का एक जो है बाटल होता है, एक युद्ध होता है नील नाम का। उसमें होता क्या है कि कैसाब्लैंका नाम का एक 12 साल का जो है लड़का रहता है,
और वो अपने फादर की बहुत इज्जत करता है, बहुत रेस्पेक्ट देता है उन्हें। और होता क्या है कि एक बाटल हो रहा होता है, नील नाम का बाटल हो रहा होता है, और उसमें वो जो है 12 साल का लड़का भी जाता है लड़ाई लड़ने। और शिप जो होती है वहाँ पे लड़ाई चल रही होती है, वारशिप जो होती है जिसमें से लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, फाइट होती है। तो उस शिप में वो लड़का भी था जो लड़ाई हो रही थी। तो होता क्या है कि उस लड़के के साथ जो और लोग थे, वो लोग, शिप में आग लग जाती है ना, तो और लोग उसके साथ वाले भाग जाते हैं। लेकिन वो लड़का क्या करता है, वो नहीं भागता, वो वेट करता है अपने फादर के ऑर्डर का। उसके पिता, जिनका कि नाम ल्यूक था, वो अपने पिता के ऑर्डर का वेट करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके जो पिता होते हैं, ल्यूक जो होते हैं, वो मर चुके होते हैं तब तक, और वो उनके ऑर्डर का वेट करता रहता है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये उसके बारे में बता रहा है कि द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेंस ऑल फ्लेड बट ही हैड फ्लेड, सॉरी, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक व्हेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड। यहाँ पे जो बट आया है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। तो ये कहता है कि द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इसमें मेन क्लॉज क्या हो गई, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये मेन क्लॉज हो गई इसमें। और वेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड, तो ये हमारी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और सबऑर्डिनेट में किस तरह की क्लॉज हो गई, तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई सबऑर्डिनेट में। और ये क्वालिफाई किसे कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है हमारा डेक को क्वालिफाई कर रहा है। तो क्योंकि अब ये लिटरेचर का सेंटेंस है तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे से ना समझ में आ पाए, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे वेंस ऑल बट का मतलब सिवाय ही हैड फ्लेड, सिवाय उसके, यानी उस लड़के के, जो 12 साल का लड़का था, उसके अलावा बाकी लोग हैड फ्लेड मतलब भाग गए थे, लेकिन वो नहीं भगा था। तो जो कि वो लड़का कहाँ पे खड़ा था, बर्निंग डेक, यानी जो डेक थी, शिप की एक जगह थी जो कि बर्न कर रही थी, उसमें आग लग चुकी थी, वो लड़का वहाँ पे खड़ा था। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है डेक के विषय में बताया जा रहा है कि वेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड। तो वेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड हमारी एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई इस तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, दे नेवर फेल, इसमें ये मेन क्लॉज हो गई। एंड हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, ये हमारा जो बचता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, किस तरह का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो दे नेवर फेल, वे कभी फेल नहीं होते, हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, जो किसी बड़े कारण के लिए मरते हैं। तो इसमें भी हु डाई इन अ ग्रेट कॉज, अगर इसको देखिए तो इसका क्या मतलब है, जो किसी महान कारण के लिए मरते हैं। तो किसकी बात की जा रही है, कौन महान कारण के लिए मरता है, तो ये बात कर रहे हैं दे की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब ये जो हु डाई इन अ ग्रेट कॉज है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, तो दे को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो दे नेवर फेल मेन क्लॉज हो गई, एंड हु डाई इन अ ग्रेट कॉज ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और सबऑर्डिनेट में किस तरह की, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये जो है क्वालिफाई कर रहा है दे को। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, आई रिमेंबर द हाउस इसमें मेन क्लॉज हो गई। और वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पे मैं जो है पैदा हुआ था। तो ये जो बात कर रहा है तो ये कहाँ पे पैदा हुआ था, यानी इस घर में पैदा हुआ था। तो वेयर आई वॉज बॉर्न ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि वेयर आई वॉज बॉर्न ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ये एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। अगर एडवर्ब का काम कर रहा होता तो हमको वर्ब से कहाँ क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाता। तो जैसे आई रिमेंबर, मुझे याद है, कहाँ याद है, वेयर आई वॉज बॉर्न जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो ये इस सेंटेंस में ठीक नहीं बैठ रहा है, इसका जो रेफरेंस है सेंस का वो सही नहीं बैठ रहा है। आई रिमेंबर द हाउस, मुझे वो घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था, यानी ये जहाँ पैदा हुआ था वो बात किसी कर रहा है, घर की बात कर रहा है। तो यानी हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, तो हाउस यहाँ पे हमारा नाउन हो गया। और वेयर आई वॉज बॉर्न ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है इस सेंटेंस में। वेयर आई वॉज बॉर्न में ये जो है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही दैट क्लाइम्स टू हाई इज श्योर टू फॉल,
ही दैट क्लाइम्स टू हाई। अब इसमें पहले मेन क्लास को अलग कर लें, तो ही इज़ श्योर टू फॉल, ये हमारी मेन क्लास हो गई। ही इज़ श्योर टू फॉल हमारी मेन क्लास हो गई। इसके बाद बचता है दैट क्लाइम्स टू हाई, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। अब सबऑर्डिनेट क्लास है तो किस तरह की सबऑर्डिनेट है, किसको क्वालिफाई कर रही है, तो देख लेते हैं। ही इज़ श्योर टू फॉल, वो निश्चित रूप से गिरेगा। कौन? दैट क्लाइम्स टू हाई, जो बहुत ज़्यादा ऊपर क्लाइम करता है वो निश्चित रूप से गिरेगा। तो जो बहुत ज़्यादा ऊपर क्लाइम करता है, तो कौन बहुत ज़्यादा ऊपर क्लाइम करता है? तो ही, यानी इसके विषय में बात हो रही है। तो ही हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? दैट क्लाइम्स टू हाई, यानी दैट क्लाइम्स टू हाई हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद हियर इज़ द बुक यू वांट। अब इस सेंटेंस में मेन क्लॉज क्या हो गई? हियर इज़ द बुक, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई, और यू वांट हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। और सबऑर्डिनेट में किस तरह की? एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट। अब आप सोच रहे होंगे, इसी तरह के पीछे एक सेंटेंस आया था, अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेंटेंस में हियर इज़ द बुक भी मेन क्लॉज है और यू वांट भी मेन क्लॉज है, लेकिन अगर सेंस लगाएं तो ये क्या कहना चाहता है कि हियर इज़ द बुक यू वांट, ये वही बुक है जिसे तुम चाहते थे। यानी जो बुक की बात हो रही है इस सेंटेंस में, ये वही बुक है जिसे तुम चाहते थे। तो जिसे तुम चाहते थे, यानी यहाँ पे एक कनेक्टिंग वर्ड की हमें ज़रूरत है। और अगर देखें तो इसमें हम कनेक्टिंग वर्ड कौन सा लगा सकते हैं? तो हियर इज़ द बुक विच यू वांट या दैट यू वांट, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? हियर इज़ द बुक विच यू वांट, या लिख सकते हैं दैट यू वांट। तो हियर इज़ द बुक दैट यू वांट अगर ऐसे लिखा हो तो सीधे सीधे हमें समझ में आ जाता कि दैट यू वांट मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है और बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो सबऑर्डिनेट में एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन होता क्या है कि मैंने पीछे भी बताया था, जो सेंटेंस आया था, कि जो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं उनमें कभी कभी कनेक्टिंग वर्ड को स्किप कर दिया जाता है, तो वैसा ही यहाँ भी किया गया है। अब कहाँ कहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड को स्किप नहीं किया जाएगा, तो ये आगे हम देखेंगे। जैसे नाउन क्लॉजेस में कभी भी कनेक्टिंग वर्ड को स्किप नहीं किया जाता है, तो देखेंगे आगे कहाँ कहाँ पे नहीं किया जाता। वो जब हम इसकी क्लॉज की बाकायदे क्लास करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी हमको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करना है। एंड आई होप कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्लॉज के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं और इस वीडियो को प्रैक्टिस के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तब तो उनके लिए ठीक है। अगर उन्होंने क्लॉज नहीं पढ़ा तो ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अच्छा ये होगा कि पहले वो क्लॉज पढ़ लें, और मैं बहुत ही जल्द क्लॉज पे वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब जो हेवन हेल्प्स दोज है ये हमारी हो गई मेन क्लॉज, एंड हु हेल्प देमसेल्व्स हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। हेवन का मतलब यहाँ गॉड से है, तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसमें जो ये हु हेल्प देमसेल्व्स है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो ये क्वालिफाई कर रहा है दोज को, यानी भगवान भी उनकी मदद करता है। किनकी मदद करता है? हु हेल्प देमसेल्व्स, जो स्वयं की मदद करते हैं। यानी हाथ पे हाथ धरे हाथ पे हाथ रख कर अगर कोई बैठा है तो गॉड इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन, भगवान उसकी मदद नहीं करने वाले हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड देन गॉड इज़ विद यू, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तब गॉड आपके साथ हैं। तो इसमें क्या है कि हेवन हेल्प दोज मेन क्लास हो गई, और दोज को क्वालिफाई करने वाला ये हमारा एडजेक्टिव क्लास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही डाइड इन द विलेज। ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न। तो ही डाइड इन द विलेज हमारी मेन क्लास हो गई, एंड वेयर ही वॉज बॉर्न हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? विलेज को, तो ये हमारी एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। यानी वो उस गांव में मर गया। किस गांव में? वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पे वो पैदा हुआ था। तो ये गांव के बारे में, विलेज के बारे में कुछ बता रहा है कि वो गांव कैसा गांव, कौन सा गांव, जहाँ पे वो पैदा हुआ था। तो ये हमारी एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है 16 ही नेवर डज एनीथिंग दैट इज सिली।
इसमें मेन क्लॉज क्या है, ही नेवर डज एनीथिंग, और सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज सिली, तो वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करता, क्या नहीं करता, दैट इज सिली, जो बेवकूफ़ी भरा हो। यानी यहाँ पे ये एनीथिंग को क्वालिफाई कर रहा है कि कुछ भी जो बेवकूफ़ी भरा हो, तो यहाँ पे दैट इज सिली हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस मेन क्लॉज हो गई। शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ये हमारी यहाँ पे मेन क्लॉज जो है क्या हो गई हमारी, पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। एंड हु लिव इन ग्लास हाउसेस, ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो पीपल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स मेन क्लॉज हो गई, लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। और कैसे लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं, यानी कांच के घरों में रहने वाले लोगों को दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे हु लिव इन ग्लास हाउसेस किसको क्वालिफाई कर रहा है, पीपल को। ऐसे लोग जो कांच के घरों में रहते हैं, जो कांच के घरों में रहते हैं, कौन कांच के घरों में रहते हैं, पीपल। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसके बाद इट इज़ अ लॉन्ग लेन दैट हैज़ नो टर्निंग, तो इस सेंटेंस में इट हैज़ अ लॉन्ग लेन, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गई मेन क्लॉज। एंड दैट हैज़ नो टर्निंग, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब सबऑर्डिनेट में किस तरह की, तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, लेन को। इट इज़ अ लॉन्ग लेन, लेन को क्वालिफाई कर रहा है। दैट हैज़ नो टर्निंग, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसके बाद है ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट, ही लाफ्स बेस्ट मेन क्लॉज हो गई, हु लाफ्स लास्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब इसका सेंस क्या है कि वो सबसे अच्छा हंसता है जो अंत में हंसता है। तो जो अंत में हंसता है, तो कौन अंत में हंसता है, ही लाफ्स बेस्ट, कौन सबसे अच्छा हंसता है, हु लाफ्स लास्ट, जो अंत में हंसता है। यानी जो अंत में हंसता है क्वालिफाई किसको कर रहा है, ही को। तो हु लाफ्स लास्ट हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, थ्राइस इज ही आर्म्ड दैट हैथ हिज क्वारल जस्ट। अब इस सेंटेंस को देखें, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, दिस सेंटेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज दिस सेंटेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्ले ऑफ शेक्सपियर हेनरी पार्ट 6। हेनरी पार्ट 6 का जो है ये लाइन है, तो थ्राइस इज ही आर्म्ड दैट हैथ हिज क्वारल जस्ट, ये लाइन हेनरी पार्ट 6 की है। तो इस सेंटेंस में दैट हैज हिज क्वारल जस्ट, ये हमारा क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एंड थ्राइस इज ही आर्म्ड, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। अब इसमें हुआ क्या है कि थ्राइस इज ही आर्म्ड जो है, ये हमारा सेंटेंस जो था वो कैसा था, ही इज़ आर्म्ड थ्राइस, ये सही ऑर्डर वाला सेंटेंस है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ होता क्या है इंग्लिश में, कभी कभी ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए सेंटेंस का क्रम उल्टा लिख दिया जाता है। जैसे बोला जाए कि द किंग कम्स हियर, इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, हियर कम्स द किंग। तो उसी तरह यहाँ भी हुआ है, ही इज़ आर्म्ड थ्राइस को लिखा गया है थ्राइस इज ही आर्म्ड, थ्राइस इज ही आर्म्ड। तो ही इज़ आर्म्ड थ्राइस यहाँ पे मेन क्लॉज हो गई। एंड दैट हैज हिज क्वारल जस्ट, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये क्वालिफाई किसे कर रहा है और सबऑर्डिनेट में किस तरह की क्लॉज है, तो ही इज़ आर्म्ड थ्राइस, उस दैट हैज हिज क्वारल जस्ट, यानी इसका पहले सेंस देखें तो ये कहना चाहता है कि जो व्यक्ति अपनी जो लड़ाई लड़ता है वो न्यायपूर्वक लड़ता है, तो वो व्यक्ति जो है 3 बार अगर देखा जाए तो शस्त्रों से सुसज्जित होता है, उसे 3 बार शस्त्रों से सुसज्जित, यानी ये माना जाता है कि वो 3 गुना जो है शस्त्रों से सुसज्जित है अगर वो अपनी लड़ाई न्यायपूर्वक लड़ता है। तो यहाँ पे ये जो दैट हैथ हिज क्वारल जस्ट, यानी जो अपनी लड़ाई न्यायपूर्वक लड़ता है, तो किसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बात हो रही है
इसकी ही की, तो ही को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारी दैट हिज क्वेरल जस्ट हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रेन एंड मार्टिन के बुक सेकेंड की पार्ट फर्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज की एक्सरसाइज नंबर 27। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अब एक्सरसाइज को करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आगे भी मैं आपको रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज कराता रहूँगा। और इसके लिए बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।